नमस्कार दोस्तों, मैं फजा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे फिल्म रिव्यू में। दोस्तों, जब यशराज फिल्म ने घोषणा की कि उनके स्पाई यूनिवर्स की अगली कड़ी पूरी तरह से महिला किरदारों पर केंद्रित होगी, तो दर्शकों की उत्सुकता स्वाभाविक रूप से आसमान छू गई थी। एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान और टाइगर 3 जैसी फिल्मों से बने इस बड़े फ्रेंचाइजी के बाद अब बारी थी कुछ नया दिखाने की। दो महिला जासूसों की कहानी जो इस पूरी दुनिया को एक अलग नजरिए से दिखाए जाए। कागज पर यह विचार रोमांचक लगता था। आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ जैसी सक्षम अभिनेत्रियां लीड में, बॉबी देओल विलन के किरदार में, अनिल कपूर एक अहम भूमिका में और ऋतिक रोशन का चौंकाने वाला कैमियो, हर चीज एक स्टाइलिश दमदार एक्शन फिल्म की तरफ इशारा कर रही थी। फिल्म की रिलीज तारीख भी कई बार बदली गई। पहले इसे सितंबर 2025 में क्रिसमस पर आना था, फिर इसे अप्रैल 2026 तक टाला गया और आखिरकार ये 3 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में पहुंच गई। इतने लंबे इंतजार और भारी प्रचार के बावजूद जब फिल्म आखिरकार रिलीज हुई तो नतीजा उतना संतोषजनक नहीं निकला जितनी की उम्मीद थी। दुर्भाग्य से अल्फा यशराज के स्पाई यूनिवर्स की अब तक की सबसे कमजोर कड़ियों में से एक साबित हुई है। फिल्म की कहानी एक गुप्त सैन्य परियोजना अल्फा प्रोग्राम के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे कर्नल फतेह, बॉबी देओल और वैज्ञानिक डॉक्टर वर्गीज यानी कि दिवेंदु भट्टाचार्य मिलकर विकसित करते हैं। इनका मकसद एक विशेष सीरम की मदद से भारतीय सैनिकों को युद्ध के दौरान असाधारण शारीरिक क्षमताएं देना है। लेकिन ये प्रोग्राम असफल हो जाता है और सेना इस परियोजना को बंद करने का फैसला करती है। परियोजना बंद होने से ठीक पहले जानकी दिया मिर्जा नाम की एक गर्भवती महिला को यह सीरम दे दिया जाता है। प्रसव के दौरान जानकी की मौत हो जाती है, लेकिन उसकी बेटी चमत्कारिक रूप से बच जाती है। यही बच्ची आगे चलकर सीता यानी कि आलिया भट्ट बनती है। सीता को उसकी असली सच्चाई का पता नहीं होता। उसे फतेह अपनी एक लंबी योजना के तहत पालता पोसता और प्रशिक्षित करता है। सीता ये मानकर बड़ी होती है वो देश की सेवा कर रही है, लेकिन धीरे धीरे उसे ये एहसास होने लगता है कि उसके अस्तित्व के पीछे की सच्चाई कहीं ज्यादा परेशान करने वाली है। जैसे जैसे छिपे हुए मकसद सामने आते हैं, गठबंधन बदलने लगते हैं और सीता एक ऐसे खतरनाक लड़ाई में उलझ जाती है जहां विश्वासघात, पहचान और अस्तित्व की लड़ाई आपस में गुटी हुई है। ये प्लॉट सुनने में दिलचस्प लगता है, लेकिन पर्दे पर इसका क्रियान्वयन उतना प्रभावशाली नहीं बन पाया। अल्फा की सबसे बड़ी समस्या इसकी पटकथा है। फिल्म का स्केल बड़ा है, विजुअल चमकदार हैं और कुछ एक्शन सीक्वेंस बेहद प्रभावशाली ढंग से फिल्माए गए हैं, लेकिन इस पूरी भव्यता के नीचे एक ऐसी कहानी छिपी है जो तर्क, मौलिकता और भावनात्मक गहराई तीनों में पिछड़ जाती है। कई समीक्षकों ने बताया कि लेखन जासूसी फिल्मों के घिसे पिटे फार्मूला पर बहुत ज्यादा निर्भर है, बिना कोई नई सोच पेश किए। पारिवारिक मोलोड्रामा को कहानी में इस तरह से घुसाया गया है कि वो मुख्य एक्शन प्लॉट से ध्यान भटकाता है बजाय उसे मजबूत करने के। सीता का किरदार पूरी फिल्म में उतना विकसित नहीं हो पाता जितना एक मुख्य किरदार से अपेक्षित होता है। पटकथा उसे हर दृश्य में सिर्फ वही करने देती है जो उस पल की मांग है, जिससे आलिया के पास एक यादगार जासूस किरदार गढ़ने के लिए बहुत सीमित सामग्री बचती है। इंटरवल के बाद का वो दृश्य जिसे फिल्म का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ माना जाता है, अक्सर यही फिल्मों में होता आया है। आखिरकार उतना असर नहीं छोड़ पाता क्योंकि आसपास की कहानी में भावनात्मक जुड़ाव की कमी है। यही फिल्म की सबसे बड़ी विडंबना है। तकनीकी रूप से चमकदार होते हुए भी ये दर्शकों के दिल तक नहीं पहुंच पाती है। आलिया भट्ट कमजोर पटकथा के बावजूद अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करती नजर आती हैं। कुछ दृश्यों में, खासकर जब सीता को जानकी के बारे में सच्चाई पता चलती है, तो उसे एहसास होता है कि ये उसने जिंदगी में क्या क्या खोया है। आलिया बिना संवाद के भी बहुत कुछ कह जाती हैं, जो उनके अभिनय कौशल को दर्शाता है, लेकिन कुल मिलाकर ये किरदार उन पर पूरी तरह फिट नहीं बैठता और इसका बड़ा कारण असंगत लेखन है, न कि उसका अभिनय। शर्वरी वाघ का किरदार आलिया के मुकाबले कई ज्यादा प्रभावशाली और पसंद करने लायक बनाया गया है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस मजबूत है और एक्शन दृश्यों में वो बेहद आत्मविश्वास से भरी नजर आती हैं। हालांकि पटकथा उन्हें भी उतना मौका नहीं देती जितना उनके किरदार से उम्मीद की गई थी। बॉबी देओल एक बार फिर विलन के किरदार में जमे हुए नजर आते हैं। उनकी हालिया करियर वापसी तीव्र खलनायक भूमिकाओं की वजह से ही
हुई है और यहाँ भी उनका प्रदर्शन फिल्म के प्रमुख आकर्षकों में गिना जा रहा है। अनिल कपूर हमेशा की तरह भरोसेमंद है। दिव्येंदु भट्टाचार्य और दिया मिर्जा भी अपने अपने किरदारों में सहयोगी भूमिका निभाते हैं। ऋतिक रोशन का कैमियो, जिसमें वो वार फ्रेंचाइजी के अपने मशहूर किरदार कबीर के रूप में लौटते हैं, दर्शकों और सोशल मीडिया दोनों जगह सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है। कई दर्शकों ने कहा कि ये कैमियो की फिल्म का सबसे रोमांचक और राहत भरा पल है, बाकी फिल्म औसत ही महसूस होती है। अगर तकनीकी नजरिए से देखा जाए तो अल्फा पर उंगली उठाना मुश्किल है। एक्शन कोरियोग्राफी चुस्त है, खासकर पहले हाफ में कई चेंज सीक्वेंस आए। हाथापाई के दृश्य प्रभावशाली तकनीकी कारीगरी दिखाते हैं। आलिया और शर्वरी के बीच पहला बड़ा टकराव जो फिल्म के पहले हाफ में आता है, बेहद बेहतरीन ढंग से कोरियोग्राफ किया गया है और ये फिल्म के सर्वश्रेष्ठ एक्शन सीक्वेंसी में गिना जाता है। ये दृश्य संक्षेप में ये झलक भी देता है कि अल्फा असल में क्या बन सकती थी। सिनेमेटोग्राफी एक और सकारात्मक पहल है। फिल्म पूरे समय पॉलिश्ड दिखती है, स्टाइलिश विजुअल्स हैं और भव्य प्रोडक्शन वैल्यू के साथ जो स्पाई यूनिवर्स से जुड़े प्रीमियम लुक को बनाए रखती है। और विजुअल इनफैक्ट ज्यादातर विश्वसनीय है और बैकग्राउंड स्कोर एक्शन दृश्यों को अच्छी तरह पूरक बनाता है। हालांकि भावनात्मक रूप से कमजोर दृश्यों को ऊपर उठाने में यह भी नाकाम रहता है। हैरानी की बात तो यह है कि रोहांश और अबीर का संगीत निराशाजनक है। ये चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि स्पाई यूनिवर्स की हर फिल्म में कम से कम एक हिट गाना जरूर होता है। अल्फा इस मामले में फ्रेंचाइजी की परंपरा को कायम नहीं रख पाती है। रिलीज के दिन ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं बटी हुई नजर आई है। कई दर्शकों ने फिल्म को औसत बताया तो कुछ लोगों ने आलिया की कास्टिंग को ही मिस्टेक करार दे दिया है। कुछ यूजर्स ने भी कहा कि भारी उम्मीदों के बावजूद फिल्म उनके धैर्य की परीक्षा लेती है। एक समीक्षक ने फिल्म को 2 सितारे देते हुए इसे कमजोर लेखन, अविश्वसनीय एक्शन और शून्य रोमांच वाला निराशाजनक स्पाई यूनिवर्स आउटिंग बताया है, जिसमें ऋतिक रोशन का कैमियो ही एकमात्र बड़ा आकर्षक था। कुछ ने इसे स्पाई यूनिवर्स की सबसे कमजोर फिल्म तक कह डाला। फर्स्ट हाफ को लेकर राय ज्यादा मिली जुली रही, लेकिन कई लोगों ने आलिया और शर्वरी के प्रदर्शन की तारीफ की और फिल्म की समग्र ऊर्जा को आकर्षक बताया। वहीं कुछ ने कहानी और गति को ठीक ठीक कहा है। इंटरवल तक आते आते ज्यादातर प्रतिक्रियाओं में ये राय बनने लगी थी कि बॉबी देओल के अलावा बाकी सब कुछ कमजोर पड़ रहा है। फिल्म की सबसे बड़ी परीक्षा बॉक्स ऑफिस पर हुई और यहाँ नतीजा उम्मीद से काफी कम रहे। रिलीज के पहले ही दिन एडवांस बुकिंग उत्साहजनक थी और फिल्म ने लगभग 89,000 से ज्यादा टिकटें प्री सेल में बेची है, लेकिन ये आंकड़ा भी 2026 की टॉप 5 एडवांस बुकिंग वाली फिल्मों में जगह नहीं बना पाया। रिलीज के दिन सुबह के शोज में फिल्म की ऑक्यूपेंसी महज करीब 10% रही, जो उसी दिन रिलीज हुई कॉकटेल 2 से भी पीछे थी और 2026 की टॉप 5 मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी सूची में जगह नहीं बना सकी। पहले दिन फिल्म ने भारत में लगभग 9 करोड़ रुपए की कमाई की और दुनिया भर में लगभग 15 से 16 करोड़ रुपए जुटाए। ये आंकड़ा आलिया भट्ट की पिछली फिल्म जिगरा 2024 से बेहतर जरूर था, जिसने पहले दिन सिर्फ 4.55 करोड़ रुपए कमाए थे, लेकिन स्पाई यूनिवर्स के मानकों के हिसाब से ये एक बड़ी निराशा साबित हुई है। दरअसल अल्फा यशराज स्पाई यूनिवर्स की अब तक की सबसे कमजोर ओपनिंग वाली फिल्म बन गई है। फिल्म व्यापार विश्लेषकों के मुताबिक दर्शकों के मुंहजबानी फीडबैक ने तुरंत असर दिखाया है। एक ही सप्ताह पहले रिलीज हुई अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल को थिएटर मालिकों ने प्राथमिकता देना शुरू कर दिया, जिससे अल्फा के प्राइस टाइम शोज की संख्या तेजी से घटने लगी है। एक व्यापार विश्लेषक ने सोशल मीडिया पर लिखा कि व्यावसायिक सिनेमा में फुटफॉल ही असली मुद्रा है और दर्शकों की प्रतिक्रिया ने एक बार फिर वीकेंड शो केसिंग की दिशा तय कर दी है। कुल मिलाकर फिल्म ने विश्व भर में लगभग 17 से 18 करोड़ रुपए की कमाई की, जिसमें भारत का हिस्सा लगभग 11 से 12 करोड़ रुपए नेट रहा है। किसी भी बड़े बजट मल्टी स्टारर स्पाई यूनिवर्स फिल्म के लिए यह आंकड़ा बेहद कमजोर माना जा रहा है, खासकर तब जब फ्रेंचाइजी की पिछली कड़ियां पठान, वॉर 2 और टाइगर 3 सैकड़ों करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी हो। अगर अल्फा की नाकामी के कारणों को समझने की कोशिश करें तो कई वजह एक साथ नजर आती है। कमजोर और घिसी पिटी पटक था। फिल्म की सबसे बड़ी कमी उसकी कहानी में तर्क और नयापन की कमी है। दर्शक जासूसी फिल्मों में जिस तरह के चौंकाने वाले ट्विस्ट और भावनात्मक गहराई की उम्मीद करते हैं, वो उन्हें अल्फा में नहीं मिली। भावनात्मक जुड़ाव की कमी, मुख्य किरदार सीता का सफर दर्शकों को उतना प्रभावित नहीं कर पाता जितना कि जरूरी लगता है। बिना भावनात्मक निवेश के बड़े एक्शन सीक्वेंस भी अपना असर खो देते हैं। कास्टिंग को लेकर सवाल,
कुछ दर्शकों और समीक्षकों ने महसूस किया कि आलिया भट्ट का किरदार उन पर पूरी तरह फिट नहीं बैठता, जिससे कहानी से जुड़ाव और कमजोर हुआ है। संगीत की कमी, स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों की पहचान रहे हिट गाने इस फिल्म में लगभग गायब हैं, जिसने फिल्म के प्रचार और सांस्कृतिक असर दोनों को कमजोर कर दिया है। मुज़ाबानी प्रचार का जल्दी नकारात्मक होना, रिलीज के पहले ही दिन नकारात्मक समीक्षाओं और मिली-जुली दर्शक प्रतिक्रियाओं ने माहौल बिगाड़ दिया, जिससे थिएटर मालिकों ने जल्द ही शोज की संख्या घटाना शुरू कर दी है। ये किसी भी बड़ी रिलीज के लिए सबसे नुकसानदेह संकेत होता है। भारी प्रतिस्पर्धा अल्फा को उसी हफ्ते और आसपास की रिलीजों जैसे कॉकटेल 2, वेलकम टू द जंगल से कड़ी टक्कर मिली, जिन्होंने पहले ही दर्शकों का एक बड़ा हिस्सा अपनी ओर खींच लिया था। अल्फा एक ऐसी फिल्म है जिसमें सब कुछ सही दिशा में जाता दिख रहा था। बड़ा बजट, दमदार कलाकार, स्थापित फ्रेंचाइजीज और एक ऐसा विचार जो बॉलीवुड के मेनस्ट्रीम एक्शन सिनेमा में महिला किरदारों को केंद्र में लाने का वादा करता था। लेकिन आखिरकार यह फिल्म अपने आप में एक बड़ा मौका गवा बैठी है। तकनीकी रूप से चमकदार, कुछ बेहतरीन एक्शन दृश्यों और सराहनीय अभिनय के बावजूद कमजोर लेखन ने पूरे फिल्म की नींव हिला दी है। यह फिल्म एक याद दिलाने वाली मिसाल बन गई है कि स्केल, स्टार कास्ट और भव्यता अकेले किसी फिल्म को सफल नहीं बना सकते। अगर कहानी में गहराई, तर्क और भावनात्मक जुड़ाव ना हो तो बड़े से बड़ा प्रोडक्शन भी दर्शकों को थिएटर तक खींच पाने में नाकाम रह जाता है। अल्फा के लिए सबक शायद सबसे महंगा साबित हुआ है और यशराज के लिए स्पाई यूनिवर्स को अब अपनी अगली कड़ियों में इस कमी को दूर करने की जरूरत है। फिलहाल आपको मूवी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो वो भी बताइए, अगर बुरी लगी तो भी बताइए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।